मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। गॉस थ्योरम को समझने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, मात्रा। किस चीज़ की मात्रा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कौन सी क्वांटिटी, कौन सी मात्रा, वो अमाउंट जो किसी सरफेस से लिंक्ड होती है, लिंक्ड विद सरफेस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक के लिए आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुल संख्या जो किसी भी सरफेस एरिया से लिंक होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें कि क्या कहना चाहते हैं, अगर मान लो, सपोज करो कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, जिसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हो, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मीन्स हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, तो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। अगर मैं इसके अंदर कोई सरफेस रख देता हूँ, जैसे मैंने ये कोई सरफेस रख दिया, ये, तो इस सरफेस से लिंक्ड कितनी लाइनें होंगी, वो ही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया या लिंक्ड विद सरफेस एरिया। अगर ये सरफेस एरिया कम होगा तो नॉर्मली बात है कम लाइंस लिंक्ड होगी, और ये अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइंस लिंक्ड होगी। अगर ये लाइनें पास होंगी तो इसका मतलब ये हुआ फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये लाइनें जितनी फार अपार्ट होंगी, जितने एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगी, उसका मतलब ये हुआ उतनी ही फ्लक्स की मात्रा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जितनी ज़्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डेंसिटी ज़्यादा कब कैसे ज़्यादा होगी, जब इलेक्ट्रिक लाइन जितनी आपस में एक दूसरे के क्लोज में होंगी, क्योंकि हमने बताया था कि क्लोजनेस ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। लाइनें जितनी ज़्यादा आपस में क्लोज में होंगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी उतनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी है। सेकेंडली, अब थोड़ा सा अगर दूसरा केस में देखा, अगर कोई मान लिया ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया से तो कम लिंक्ड है। इसमें जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए 1 2 3, तो इसका मतलब ये इसका एरिया कम है। इसका एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइनें लिंक्ड है इससे, इसका एरिया कम है तो कम है। तो सेकेंडली डिपेंड करता है ये उसके सरफेस एरिया पे कि किससे ये लिंक्ड है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एस। इनको टाके कॉन्स्टेंट लगा दो, कॉन्स्टेंट की वैल्यू के यानी 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका वो होगा ई इंटू एस के बराबर। ई का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, और एस क्या है, वो सरफेस एरिया जिससे ये लाइनें आपकी लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है मेरी इस थैली के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ये हमने स्टडी किया हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ऑल डायरेक्शन के अंदर, आउटवर्ड के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है यू। मान लिया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, और इसके मैं कोशिश करता हूँ, एक सेकंड, और ये कोई सरफेस एरिया अगर मैंने इसके यहाँ पर रख दिया, जैसे मैट्स बॉक्स मेरे हाथ में, ये अगर कोई सरफेस एरिया यहाँ से रख दिया, तो ये सारी के सारी इस एरिया को टच कर रही है, लिंक कर रही है सारे के सारे। तो इसका मतलब इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हुआ। सेकेंडली, अगर इसी को मैं इस तरह से रख देता हूँ, इस तरह से, तो बहुत कम इससे लिंक्ड होंगे। यानी जो इस तरह से निकल रही है आपकी, इस तरह से निकल रही है, तो बहुत कम, कुछ इस तरह से निकल जाएंगे, कुछ इस तरह से निकल जाएंगे आपकी, तो बहुत कम इस सरफेस एरिया से लिंक्ड होंगी आपकी। तो कहना मतलब ये है कि वो कुल, तो इस केस में अगर आप देख रहे हो, अच्छा, एक इसमें कंसेप्ट आता है छोटा सा एरिया वेक्टर का। यानी एरिया वेक्टर होता है जो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पाया जाता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। जैसे आप इस केस में देखोगे तो जो एरिया वेक्टर है आपका वो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल, जो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। सिमिलरली अगर आप इस फेस पे देखोगे तो इस तरह से एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा, ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप इस केस में देखोगे ये हो जाएगा।
इस केस में देखोगे आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया वेक्टर है आपका, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी जितना ज़्यादा सरफेस से लिंक्ड होंगे वो उतने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ई इंटू में एस, एस यहाँ पर क्या है, एरिया वेक्टर, हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल मिलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकल गया ई इंटू एस के बराबर। तो एक दो सिचुएशन ये से निकल के आ जाती है। अगर मान लिया जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ उठा के चल, मान लिया अगर इस तरह सिचुएशन कोई इलेक्ट्रिक, जैसे ये कोई सरफेस है आपका, क्लियर, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर जिसने बोला आप एरिया वेक्टर इसका एस या डी एस जो भी आप मानना एस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया इस तरह से ये है, इस सिचुएशन में करके देख लो आप, इस तरह से मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ये है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ये एंगल बनाया रहा है इसके साथ। अब ये एंगल आप अपने इसमें देखना पड़ेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर यानी कहने बात यहाँ पर नॉर्मल था एरिया वेक्टर, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो भी आपका यही होगा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी यही है। यानी दोनों एलोंग में बोलो, पैरेलल में बोलो, तो एंगल बनता है यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री का। और यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं थीटा आपके पास तो कुछ ना कुछ तो थीटा होगा, तो वो होगा तो हम उसको दिखाते हैं कि फ्लक्स बराबर है ई इंटू में एस कोस थीटा। ये थीटा आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, तो कोई ना कोई एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब एंगल तो देख रहे हैं एक सेकंड के लिए, एंगल तो जैसे हमने प्लेन प्लस में पढ़ा हुआ कि वेक्टर है, प्लेन में दो भागों में रिजॉल्व हो जाता है, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस होता है। तो सिचुएशन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो वो यहाँ पर हो रही है कि ये भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दो भागों में रिजॉल्व हो जाएगा, फिर एलोंग दिस एंड एलोंग दिस। अब क्वेश्चन ये उठता कि हमने इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है। हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम लेंगे एलोंग का कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के एलोंग में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया ये कोई सीट, अगर आप एक सीट, ये सीट है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हो आप, इस तरह से अगर आप सीट रखोगे, क्लियर, और इस ये जो आपका सरफेस एरिया है इसका मैं एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करूँगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर, इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। नीचे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूँ आ रहे हैं, नीचे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके यूँ आ रहे हैं, ऊपर से एरिया वेक्टर आपका यूँ है, तो थीटा 0 डिग्री का बन जाएगा इनके बीच में। और मैक्सिमम ये, अब इसी केस में ये मैक्सिमम है, ये आपको भी नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे पास हो रहे हैं। बल्कि इस केस में तो एरिया काफ़ी आपका खाली भी, एम्प्टी भी है। लेकिन अगर मैं इन्हीं फ्लक्स यूँ है और इसी सीट को अगर मैं इस तरह से रखूँ, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस तरह से मान लिया, जैसे मैं इस तरह से दिखाता हूँ, इस तरह से अगर मैं इस सीट को रखूँ तो यहाँ पर तो फिर ना के बराबर फ्लक्स पास हो रहे हैं। अब ये एरिया वेक्टर ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर इसका ये है, एंगल बन जाएगा 90 का और कोस 90 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका कोस 90 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। फिर हम लेंगे वो जो एलोंग में है, यानी एलोंग का कंपोनेंट हम लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा फ्लक्स बराबर ई एस कोस थीटा। इसीलिए मैक्सिमम आपके एलोंग में हो रहे हैं तो वहाँ पर थीटा 0 का और कोस 0 मैक्सिमम होता है। कोस लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो आपकी स्केलर क्वान्टिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ई और एस के बीच का जो एंगल है, एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लिया थीटा स्मॉल देन 90 डिग्री है, 0 पुट करके देख लो। अगर यहाँ पर आप 0 पुट करो तो cos 0 1 हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे आपके ई एस वो आपके मैक्सिमम हो जाएंगे इस केस के अंदर। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 180 पुट करके देख लो, cos 180 -1, तो फ्लक्स आपके जो हम वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री का है, 90 है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 आपका, तो फिर उस केस में कोई भी फ्लक्स आपके पास नहीं करेंगे। इसका मतलब इस कंपोनेंट में कोई फ्लक्स आपके पास नहीं कर रहे। और यहीं से इसकी SI यूनिट बन जाएगी, यहीं से इसका डायमेंशन बन जाएगा। डायमेंशन फार्मूला आपने बनाना हो तो ई को पहले आपने पीछे निकाला हुआ भी है, अदरवाइज इसको फोर्स बटे चार्ज में तोड़ लो आप, तो यहीं से ई का बन जाएगा। फोर्स बाई चार्ज से फोर्स का MLT - K2, चार्ज का A × T इसको ऊपर ले आओ, फिर S का एरिया हो जाएगा, एंगल जो होता है डायमेंशनलेस होता है, तो एरिया का हो जाएगा L का स्क्वायर। तो फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर एरिया वेक्टर नॉर्मल था तो ये ठीक था, और नॉर्मल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के नॉर्मल था तो ये केस बन गया था। एंगल था ही नहीं कोई इसके बीच में, 0 एंगल था, cos 0 1 हो जाएगा। कोई ना कोई एंगल बन गया था, सिचुएशन आपने ये ले ली थी। तो इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे थे, ये नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कोई एरिया वेक्टर आपका इसका ये कंसिडर कर लो।
क्लियर, यानी एलिमेंट आपने कंसिडर कर लिया, कोई एलिमेंट है तो हर चीज़ स्मॉल ही होगी, तो इसमें तो स्मॉल फ्लक्स पास होंगे। तो फिर इसको इस रूप में दिखा देते हैं कि ई डॉट डी एस, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो ई डॉट डी एस के बराबर होंगे। और टोटल अगर आपने निकालने हैं सारे के तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से आपका रिजल्ट निकलता है, इंटीग्रेशन टोटल के लिए कर रहे हैं तो फिर क्लोज इंटीग्रल का निशान हम लेके चलेंगे और इस डी एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये काम हमें पता ही है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसी यानी कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं, लिंक है उस सरफेस एरिया से, उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।